जय हिंद एवरीवन, मैं हूं आपके एजुकेटर शालिनी सिंह फ्रॉम स्पेस साइंस। आप सब लोग जो भी करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, इन सभी करंट अफेयर्स को अपडेट करके रखा करिए अपने सब्जेक्ट के साथ। तो इस तरीके से आपका जो आंसर राइटिंग होगी उसमें एनहेंसमेंट आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग कवर करते हैं 2 फरवरी के करंट अफेयर को। सबसे पहले हम लोग इकोनॉमिक सर्वे को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी हाल ही में आपके यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने एक रिपोर्ट रखी है अपनी 2022-23 इकोनॉमिक सर्वे पे, जिसमें जीडीपी, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में उन्होंने डिस्कस किया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, जो इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे है, ये इसमें बताया गया है कि कोविड-19 में की वजह से जो भी समस्याएं, जो भी बाधा आ रही थी, ग्रोथ नहीं हो पाई थी, वो सब चीज़ों से अब हम लोग रिकवर हो चुके हैं और अगले 10 सालों में बहुत बेहतर से हम लोग अपने आप को मजबूत करके विकास की ओर अग्रसर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बताया गया है कि हमें बहुत सारे फंडामेंटल चेंजेस करने हैं, स्ट्रक्चर चेंजेस करने हैं, जिसकी वजह से हम लोग अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, इसमें इन्होंने बोला है कि जो 6% का हमारा टारगेट है वो और इम्प्रूव होके, मतलब हम इसे 6% से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, जो कि अगर हम 2003 के कंपैरिजन में करें तो आराम से हम इसको बहुत अच्छे से और ग्रोथ करा सकते हैं। 6.5, 6.7, 6.9 तक भी हम इसको ग्रो करा सकते हैं। भारत में जो यूथ जनरेशन है, यूथ पॉपुलेशन है, वो भी बहुत ज़्यादा है, गरीबी बहुत ज़्यादा हो रही है, बच्चों में कुपोषण हो रहा है। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि उस पॉपुलेशन की जितनी भी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए हम लोग को अपनी इकोनॉमी को एक्सपैंड करना ही पड़ेगा। सर्वे ने बताया कि द ग्रोथ रेट ऑफ 6% में नॉट क्रिएट एनफ जॉब टू मीट द डिमांड ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन। अगर हम सिर्फ 6% की ग्रोथ रेट से चलेंगे तो जितनी भी हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है उसकी डिमांड्स को हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अब क्या है इकोनॉमिक सर्वे? सबसे पहली बार 1951 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिया में, और इसको शुरुआत कब कर दिया गया था? इसकी उत्पत्ति ब्रिटिश एरा में ही हो गई थी। इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सबमिट करती है, इकोनॉमिक सर्वे करती है पूरे इंडिया का, जिसमें पिछले साल की जितनी भी घटनाएं होती हैं उनके आधार पर और आगे हम लोग क्या कर सकते हैं इसकी पूरा ब्यौरा होता है। ठीक, द गवर्नमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द सजेशन फॉर पॉलिसी और क्रिटिसिज्म मेड इन द सर्वे। ठीक है, तो जितनी भी हमारी इसमें पॉलिसीज़ बनी है उसके ऊपर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करने की, ऐसा नहीं मतलब कि करने के लिए, मतलब ऐसा नहीं कि अगर इन्होंने ये क्या कहते हैं रिपोर्ट दी है, इसमें जितने सजेशंस दिए वो सारे गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। सिर्फ एक सर्वे है जिसके आधार पे गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ बनाती है। ठीक है, मेजर फाइंडिंग्स क्या हैं? ठीक, क्या है कि फाइंडिंग्स भाई, अभी एक तो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हो गया, पेंडेमिक आ गया, इन सब की वजह से जो हमारी इकोनॉमी है उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि जो इंडिया की जीडीपी है 23-24 की, वो लगभग 6 से 8% के बीच में रहेगी। हालांकि हमारी एक्सपोर्ट की डिमांड भी कम हुई है। ठीक है, हमारा जो क्या कहते हैं आप हमारी मॉनेटरी पॉलिसीज स्ट्रांग हुई हैं, मतलब स्ट्रिक्ट हुई हैं, जिसकी वजह से इसको करने में थोड़ी प्रॉब्लम तो आएगी, लेकिन फिर भी अनुमान है कि 6 से 8% के बीच में होगी। मुद्रास्फीति, आरबीआई प्रोजेक्ट हेडलाइन इन्फ्लेशन 6.8% 23, आउटसाइड इट्स कंफर्ट जोन 2% to 6%, बट द सर्वे इज ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द इन्फ्लेशन लेवल एंड ट्रेजेक्ट्री। आरबीआई ने कहा है कि जो इन्फ्लेशन है वो 6.8% तक हो सकती है फाइनेंशियल ईयर 23 में, लेकिन वो फिर भी ठीक है भाई। इन्फ्लेशन बुरी भी होती है और अच्छी भी होती है। जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। अगर महंगाई हो रही है इसका मतलब क्या है कि लोगों के पास पैसे आ रहे हैं खर्च करने के लिए, इसलिए महंगाई हो रही है। एक इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है कि भाई चीज़ों की कमी है इसलिए भी महंगाई हो रही है, लेकिन जो इस बार वाली महंगाई है वो अच्छी की तरफ संकेत दे रही है। अब गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए? अ फेज्ड रिडक्शन इन द एक्सपोर्ट टैक्स ऑन गैसोलीन एंड डीजल। ठीक है, गैसोलीन और डीजल के जो इम्पोर्ट पे टैक्स है उसको हम रिड्यूस करेंगे। ठीक, HS कोड 1001 प्रोहिबिट द एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट मेड फ्रॉम व्हीट। ठीक है, जो गेहूं से बने जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उस पर ये कोड लगाया जाता है 101। ठीक है, उसको भी हम हटाएंगे। इम्पोर्ट ऑफ राइस एक्सपोर्ट टैक्सेस, हम इम्पोर्ट करते हैं उस मतलब जो भी हम मंगाते हैं राइस को, उसके ऊपर जो टैक्सेस है उसको भी हम हटाएंगे। एक्सटर्नल सेक्टर,
अप्रैल से दिसंबर 2022 में जो एक्सपोर्ट ऑफ गुड हुआ है वो टोटल कितना हुआ है 332.8 बिलियन यूएस डॉलर का। इंडिया एक्सपेक्ट कर रही है कि जो उसका एक्सपोर्ट है सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील और अदर मार्केट से वो और इंटेंस होगा और बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड होगा। 2022 में यूएई और कनाडा ने एग्रीमेंट साइन किया था CEPA अपनी मार्केट को एक्सपैंड करने के लिए और एश्योर करने के लिए कि वहाँ पे पेनिट्रेशन मतलब और ज़्यादा हम लोगों की मौजूदगी रहेगी। द ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, इसको भी अब लागू किया जाएगा। 2022 में इंडिया लगभग $100 बिलियन रेमिटेंस भी रिसीव किया है। ठीक है, रेमिटेंस क्या होता है, जैसे आपके भाई हैं, पिता हैं, अगर वो बाहर किसी देश में रहते हैं, वहाँ कमाते हैं, तो आप लोग के लिए जो भी खर्चा भेजते हैं उसको रेमिटेंस कहते हैं। तो हम लोगों को लगभग $100 बिलियन रेमिटेंस भी मिला था 2022 में। ठीक है, एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट 2020-21 में जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट था एग्रीकल्चर में वो अब बढ़ के 9.3 हो गया है। ठीक, और 1 जनवरी 2023 से फ्री फूड ग्रेन विल बी डिस्ट्रीब्यूट टू अबाउट 81.4 करोड़ इंडिविजुअल एज अ पार्ट ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी। ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी के तौर पे हम लोग सभी लोगों को क्या देंगे, हम अनाज फ्री में दे रहे हैं। वो हर महीने मिलता है ना कुछ, तो उसी की बात हो रही है। सर्विस सेक्टर की बात करें तो सर्विस सेक्टर में 9.1% की ग्रोथ होने के चांसेस हैं। ठीक है, जो कि 2022 में 8.4% थे। इंडिया टॉप 10 सर्विस एक्सपोर्टिंग कंट्री है, 2021 में थी। ठीक है, और इसका वर्ल्ड में जो शेयर है वो लगभग 3% है। 2015 में था 4%, 2021 में था। ठीक है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 2019 से 22 के बीच में जो वैल्यू और वॉल्यूम था ट्रांजैक्शन का UPI के थ्रू, मतलब जो पेटीएम से, गूगल पे से आप लोगों ने किया था, वो बढ़ा है। ठीक है, 11%, मतलब 2019 में भी 11% बढ़ा और फिर 2022 में भी 11% बढ़ा। ठीक, 98% जो टेलीफोनिक सब्सक्राइबर हैं उन्होंने वायरलेस लिंक्ड कराया। ठीक, इन मार्च 2022 द ओवरऑल टेली डेंसिटी इन इंडिया वाज 84.4%। अगर हम पिछले साल मार्च की बात करें तो जो टेली डेंसिटी है, जो टेलीफोन यूजर्स हैं, वो 84.4% है। ठीक है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर द नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी एम टू क्रिएट अ कोहेसिव इकोनॉमिकल रेजिलेंट लॉजिस्टिक सिस्टम इन नेशन फॉर पेड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है भाई, देखिए किसी भी चीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक नहीं होगा तब तक हम उसमें ग्रोथ कराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी देंगे ताकि हमारे जो लॉजिस्टिक हैं उनको आराम से हम इजीली मूव करा सकें। 100-year ओल्ड एक्ट वॉज सप्रेस्ड। ठीक है, जो 100 साल पुराना एक नियम था उसे सप्रेस कर दिया गया। इनलैंड वेसल एक्ट 2021 टू मेंटेन स्मूथ वेसल मूवमेंट एंड सपोर्ट इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन। भाई देखिए, जब तक आप ट्रांसपोर्टेशन ईजी नहीं करेंगे, टैक्स पॉलिसीज ईजी नहीं करेंगे, लोग आपके यहाँ ज़्यादा नहीं आएंगे, और नहीं आएंगे तो व्यापार नहीं होगा, व्यापार नहीं होगा तो आपकी इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी। क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंट इन ऑर्डर टू रीच इट्स जीरो एमिशन ऑब्जेक्टिव बाय 2070 इंडिया मेड अ नेट जीरो प्लेज। ठीक है, हम लोगों ने अभी ये टॉपिक मैंने अभी 2 दिन पहले भी पढ़ा है। India met its goal of having 40% of its installed power capacity come from non-fossil fuels by 2030। ठीक है, जो 40% है उसकी पावर कैपेसिटी है वो नॉन फॉसिल फ्यूल से आ जाए, मतलब हम विंड से बना ले, सोलर से बना ले, इन सब चीज़ों से हम लोग अपनी एनर्जी बना लें ताकि जो कार्बन का एमिशन है वो जीरो रहे। अब वाइड स्प्रेड मूवमेंट लॉन्च बाय लाइफस्टाइल एंड एनवायरनमेंट, एक बहुत बड़ा हम लोगों ने आंदोलन भी चलाया। 2022 में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स भी निकाले गए। ठीक है, ये मैंने भी आप लोगों को पढ़ाया भी था थोड़े दिन पहले। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड क्या होते हैं, ऐसे ग्रीन बॉन्ड जो सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में लगाए सकते हैं, आप जाके पिछले टॉपिक्स में पढ़ सकते हैं। लॉन्च ऑफ द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन विच विल हेल्प इंडिया अचीव एनर्जी इंडिपेंडेंस बाय 2047। ठीक है, हम लोगों ने नेशनल हाइड्रोजन मिशन भी लिया है ताकि इंडिया की एनर्जी डिपेंडेंसी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए दूसरे देशों पर। अनएम्प्लॉयमेंट जो लेवल है करंट फाइनेंशियल ईयर का, उसमें जॉब क्रिएशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो अर्बन एम्प्लॉयमेंट रेट है पिछले 15-16 का वो घटा है, 9.8 से 7.2% हुआ है। इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया सर्वे द सर्वे सजेस्ट दैट इंडिया इकोनॉमी हैज़ रिकवर्ड फ्रॉम कोविड-19। हम रिकवर्ड हो चुके हैं और आगे हम बहुत बेहतर करने वाले हैं। रेफरेंस अगर हम 2003 का रेफरेंस दें तो इंडियन इकोनॉमी में एक बहुत आप कह सकते हैं कि 2023 और 3 में क्या सिमिलैरिटी है कि दोनों ही 2003 में भी हम पूरी तरीके से रेडी थे इंडियन इकोनॉमी को बहुत तेज़ी से बढ़ाने के लिए, और 2023 में भी हमारा वही पूरी तरीके से सिस्टम है। लाइकलीहुड इंडिया पोटेंशियल ग्रोथ रेट इज़ अनलाइकली टू राइज मच अबव 6% इन द नेक्स्ट ईयर। जो हमारा हर साल 6% का रहता है, अब हमें इसे बढ़ाकर 6% से 8% के बीच में लाना होगा।
अब इम्पॉर्टेंस क्या होती है इकोनॉमिक सर्वे की? ये प्रोवाइड करता है कि आपकी पूरी अर्थव्यवस्था कैसी है, जीडीपी उसकी कैसी है, इन्फ्लेशन कितनी है, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट कितना है, ठीक है। आपके छोटे छोटे इंडिकेटर्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर्स होते हैं, मतलब आपके यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो कितना है, पूरे आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा चल रहा है, इसकी बहुत अच्छे से इसमें विस्तृत डिस्क्रिप्शन होता है। आइडेंटिफाइज की इकोनॉमिक चैलेंजेस, ठीक है, जिसमें सभी चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करता है और बताता है कि किस तरीके से हम उसको एड्रेस कर सकते हैं, उस पर पॉलिसी बना सकते हैं, उस पर इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। ऑफर पॉलिसी रिकमेंडेशन, जो मैंने भी बताया भाई, जब तक हमें पता नहीं होगा कहाँ ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, कहाँ कम खर्च हो रहा है, किसमें कितनी मद की ज़रूरत है, तब तक हम एक अच्छी पॉलिसी नहीं बना सकते। ये गाइड करता है इकोनॉमिक्स को फ्यूचर पॉलिसीज़ बनाने के लिए कि भाई सोचिए आपने आपको लग रहा है कि अगर हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे यहाँ हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव हो जाएगी, तो आप एक्सपोर्ट ज़्यादा करने की वाली पॉलिसीज़ बनाएंगे, ठीक है। सपोर्ट डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, द सर्वे ऑफर्स अ थोरो एंड इन डेप्थ ओवरव्यू ऑफ अ इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट विद फैक्ट एंड रिसर्च बेस्ड कंक्लूजन, ठीक है। मतलब एक ऐसा वो लोग सर्वेक्षण तैयार करते हैं जिसमें पूरे तरीके से सारे कंक्लूजन होते हैं कि ऐसा हो रहा है, मतलब कोई भी टैक्स के लग रहा है तो उसकी वजह से क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है और क्या क्या होना चाहिए, पूरे उसमें निष्कर्ष रहते हैं। अब लिमिटेशन क्या है इकोनॉमिक सर्वे की? डाटा अवेलेबिलिटी। मैंने आप लोगों को हमेशा बताया डेटा इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। लोग अपना डाटा ही ऑफिशियल नहीं करते हैं, पब्लिश नहीं करते हैं। Forecasting, predicting the future state of economy can be challenging, especially in an environment of economic volatility and uncertainty. भाई हम कल को कह दें कि हम 8% तक ऐसे ग्रो कर जाएंगे, लेकिन हमारा समाज, हमारी इकोनॉमी इतनी ज़्यादा वॉलेटाइल है कि उसमें प्रिडिक्शंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइवर्स सेक्टर, इतने सारे सेक्टर्स है कि उनका रिप्रेजेंटेशन करना भी काफ़ी मुश्किल रहता है। बैलेंसिंग पॉलिसी रिकमेंडेशन विद ऑब्जेक्टिव, द सर्वे is expected to be both policy oriented and objective in its analytic। भाई कोई भी सर्वे है तो वो पॉलिसी पे भी आधारित हो और उसके जो एनालिटिक्स हैं, जो उस पर विश्लेषण किया गया, वो भी इस तरीके से हो कि जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सके, ठीक है। आपकी जो भी रिकमेंडेशन है, प्रोवाइडिंग पॉलिसी रिकमेंडेशन एंड रिटेनिंग इट्स इंडिपेंडेंसी, ठीक है, पॉलिसी को वो रिकमेंड कर सकें, उसकी इंडिपेंडेंसी को मेंटेन कर सकें। एड्रेसिंग पॉलिटिकल प्रेशर, ठीक है। अब ये जो है इकोनॉमिक सर्वे होता है भाई, अगर मेरी पार्टी सत्ता में है, ठीक है, और मेरे टाइम पे इकोनॉमिक सर्वे थोड़ा सा ख़राब दिखाया जाएगा तो ऑब्वियसली बात है मेरी रेपुटेशन ख़राब होगी, तो पॉलिटिकल पार्टी का भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। मैनेजिंग एक्सपेक्टेशन, इट कैन बी डिफिकल्ट टू कंट्रोल पब्लिक एक्सपेक्टेशन अबाउट द कंटेंट ऑफ सर्वे बिकॉज इट ट्रीट्स एंड एग्जामिन वाइडली, ठीक है। अगर भाई जनता को हम कैसे समझाएंगे कि ये हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है ना। जैसे डॉलर अगर 70 रुपये, अगर डॉलर 60 से 70 रुपये के बीच में है तो ये हेल्दी साइन है, लेकिन जैसे ही डॉलर बढ़ने लगता है तो लोगों को लगता है कि पैसा कमज़ोर हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप एक स्टूडेंट है यूपीएससी के, जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि हम पैसे को बहुत ज़्यादा डॉलर के अपेक्षा में, अगर हम 1 रुपये 1 डॉलर कर देंगे तो भी हमारा ही नुकसान है, 50 रुपये 1 डॉलर कर देंगे तो भी हमारा ही नुकसान है, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, इम्पोर्ट भी तो करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है। तो जब एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे पैसा कम नापा जाएगा ना, तो इसीलिए हमारे यहाँ जो डॉलर की कीमत है वो 60 से 70 के बीच में, 55 से या 75 के बीच में रहती है, तो बहुत अच्छा हेल्थ ग्रोथ माना जाता है, ठीक है। लेकिन ये उन लोगों को पता है जो लोग पढ़े लिखे हैं, जिनको नहीं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको नहीं पता है। तो पब्लिक की डिमांड को भी फुलफ़िल करना इसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। दूसरा टॉपिक है थियोरी ऑफ एलिनेशन, अलगाववाद का सिद्धांत, ठीक है। सबसे पहली बात ये दिया किसने था, कार्ल मार्क्स जी ने दिया था। अभी इसमें कहना क्या चाहते हैं, एलिनेशन का मतलब क्या है? कार्ल मार्क्स कहना चाहते थे कि जब हम किसी चीज़ से अलग हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, तो वही हमारी अलगाव की स्थिति होती है, ठीक है। उनका ये कहना था कि जैसे अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो जब हम अपने श्रम से, अपने लेबर से खुद को दूर कर लेते हैं, उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं रहता, उसी को अलगाववाद कहा गया है। अब मार्क्स का क्या नज़रिया था, मार्क्स क्या कहना चाहते थे? एलिनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ लेबर, ठीक है, ठीक है। तो कहने का मतलब है, पहले तो आप ये समझ लीजिए इस टॉपिक का मतलब कहाँ यूज़ होगा। बेसिकली इकोनॉमिक्स का टॉपिक है और लेबर से संबंधित टॉपिक है, ठीक है। कार्ल मार्क्स एक कैपिटलिस्ट कंट्री में पैदा हुए थे, तो उनको ये लगता था कि भाई वर्कर्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, ठीक।
जैसे भाई अगर किसान चावल उगा रहा है तो क्या वो चावल बेच सकता है? बिल्कुल बेच सकता है, ठीक है। लेकिन अगर एक वर्कर एक टीवी बना रहा है, एक फ्लैट बना रहा है, तो क्या वो उस फ्लैट को बेच सकता है? नहीं, उसकी वो कैपेसिटी ही नहीं है। तो कहते हैं कि वर्कर्स को इन्होंने सिर्फ एक सस्ती सामान के तौर पे इन्होंने रख रखा है, जबकि वर्कर्स का कोई भी महत्व नहीं है और वर्कर्स को ये कुछ समझते नहीं है, जबकि बना सब सारी चीज़ें वही रहे, और इस वजह से वो फ्रीली अपने दिमाग से कोई क्रिएशन नहीं कर पाता है। देखिए, मान लीजिए मैंने आपको कहा कि आपको एक डॉल बनानी है और ऐसे ऐसे डॉल बनानी है, तो जैसे मैं कह रही हूँ आप वैसे ही बना रही हो। लेकिन अगर मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे दूँ कि आपको डॉल बनानी है, अब आपकी मर्ज़ी है कि आप उसे कैसे बनाएं, तो आप उसमें अपने आइडियाज़ को इनपुट कर सकते हैं, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स क्या कह रहे हैं? द वर्कर देयरफॉर फील हिमसेल्फ एट होम ओनली ड्यूरिंग हिज लेजर टाइम, वेयर एट वर्क ही फील्स होमलेस, ठीक है। भाई जब वो काम कर रहे हैं तब तो उसे ऐसा लगे कि वो बेघर ही है, उसके पास कोई जगह ही नहीं है, वो कहाँ जा सकता है। मज़दूरों की हालत आप देखिए, है ना, उनके पास खुद के थॉट्स आइडियोलॉजी नहीं होती। तो ये उसी चीज़ पे बात हो रही है, एलिनेशन फ्रॉम सोसाइटी। अब देखिए, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, घर हैं, खूबसूरत चीज़ें हैं, वो बना कौन रहा है? लेबर क्लास। लेकिन उसको हम सोसाइटी से बाहर रखते हैं, है ना। एक मान लीजिए जैसे मैं लखनऊ में रहती हूँ, यहाँ पे ओमैक्स बिल्डिंग है, इट्स अ रॉयल बिल्डिंग, ठीक है। तो बनाई किसने? लेबर ने बनाई। क्या लेकिन क्या अगल बगल या आसपास भी लेबर वहाँ रह सकते हैं? उसके अंदर छोड़िए, आसपास भी नहीं रह सकते, ठीक है। तो सोसाइटी में उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनको अगल बगल रहने नहीं दिया जाता है, ठीक है। इन दिस वे द प्रोसेस ऑफ एलिनेशन एम्प्लॉय फ्रॉम द एंड रिजल्ट द वे इट वॉज डन themselves and their skill and the other people is finished, ठीक है। सेम चीज़ वही जो मैंने भी आप लोग को बताई कि जो वो काम कर रहा है, काम तो वो कर रहा है, लेकिन उसके पास उसको रखने का, बेचने का, गिफ्ट करने का कोई भी अधिकार नहीं है। एनालिसिस ऑफ थ्योरी, इंटरप्रिटेशन। अदर राइटर हैव इंटरप्रिटेशन एलिनेशन इन अ मोर social psychological sense to mean powerless, meaningless, normless, self-estrangement and social isolation। ये तो कार्ल मार्क्स का कहना था। अब कार्ल मार्क्स की तरह और भी लोग थे जिन्होंने एलिनेशन पे बात की, तो उन्होंने क्या कहा कि इसका मतलब होता है पावरलेस होना, कि आपके पास शक्ति ही नहीं है, आपका कोई अस्तित्व ही नहीं है, आपके पास कोई नॉर्म्स नहीं है, आप समाज से बहुत अलग हैं, आप खुद से भी बहुत अलग हैं। भाई एक गरीब आदमी की कौन सुनता है? कहते हैं ना कि गरीबों की कोई नहीं सुनता। तो सेम वही चीज़ कार्ल मार्क्स की थ्योरी से संबंध रखने वाले और लोगों ने भी कहा है कि गरीबों की कोई नहीं सुनता है, ठीक है। उन्होंने कहा कि ये फिजिकोलॉजिकल टर्म है, जिसमें हम देखते हैं कि एक व्यक्ति कितना ज़्यादा शक्तिहीन है, और जिसके पास शक्ति नहीं है, उसके पास लक्ष्मी नहीं है, पावर नहीं है, तो मतलब वो कुछ भी नहीं कर सकता। एप्लीकेबिलिटी इन अ पॉलिटिकल सेंस, आप लोग भी सब लोग पावर के लिए ही पढ़ाई कर रहे हैं। द टर्म एलिनेशन इज ओकेजनली एम्प्लॉयड इन अ पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट with the disaffection with political parties or policies being attributed to the alienation of a electorate। इसका क्या मतलब है? भाई कोई पॉलिटिकल पार्टी, उसका कोई थ्योरी है, उसका कोई सिस्टम है जो लोगों को नहीं पसंद आ रहा है, ठीक है, तो उसको भी एक अलगाववाद की स्थिति के तौर पे हम लोग लेते हैं। पॉसिबल कॉजेज, देयर मे बी वेरियस कॉजेज फॉर दिस फॉर्म ऑफ एलिनेशन सच एज ब्यूरोक्रेसी, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, लैक ऑफ ओनरशिप, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, पुअर मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। इन सब चीज़ों के पीछे, इन सभी चीज़ों का, भाई आपकी नौकरशाही है, संगठनात्मक रचनाएं हैं, कौन इसकी ऑनरशिप लेगा, इन सब चीज़ों का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। सम ऑथर कंसिडर असेंबली लाइन वर्कर टू हैव द ग्रेटेस्ट सेंस ऑफ एलिनेशन, ठीक है। जो एक तरीके के असेंबली लाइन वर्कर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा अलगाववाद की स्थिति को झेलते हैं। अब अपवाद क्या है? प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर, टीचर्स और अदर एम्प्लॉय फील द लीस्ट एलिनेटेड, ठीक है। अब देखिए, अगर एक मज़दूर की बात करें और एक डॉक्टर की बात करें, तो एक मज़दूर की बात कर रहे हैं तो मज़दूर वो काम जो वो कर रहा है, उस काम पे उसका उतना अधिकार या स्वामित्व नहीं है अपेक्षाकृत जितना एक डॉक्टर का है। According to a few, alienation is likely to be the lowest in organization setting where member have control, meaning and opportunity to feel self-fulfillment in their role। भाई देखिए, कोई डॉक्टर होता है, वो अपने तरीके से किसी का इलाज कर रहा है, लेकिन एक मज़दूर है, उसे अगर वो अपनी तरीके से अपनी तरीके से चीज़ें बना भी रहे, तब भी उसके ऊपर उतना अधिकार नहीं होता। अब इसके बारे में अब सॉल्यूशन क्या है? मेकिंग वर्क मोर मीनिंगफुल इज आंसर टू दिस सॉर्ट ऑफ एलिनेशन। अगर आप काम को बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल बनाएंगे, अर्थपूर्ण बनाएंगे, तो वही इस अलगाववाद का उत्तर है। मतलब एक मज़दूर क्या कर रहा है? ईंट से ईंट जोड़ रहा है, उसका उतना कोई अलग से काम उसने नहीं किया है। लेकिन एक डॉक्टर क्या है, उसकी थ्योरी अलग है, उसके पेशेंट को ट्रीट करने का तरीका अलग है, ठीक है। तो जब तक आप अपनी उपयोगिता नहीं बनाएंगे, जब तक आप अपने काम की उपयोगिता नहीं बनाएंगे, तब तक आप अलगाववाद की स्थिति को झेलते रहेंगे। इम्प्रैक्टिकेबिलिटी ऑफ कम्युनिज्म, ठीक है। साम्यवाद की जो इम्प्रैक्टिकेबिलिटी है वो क्या है?
Thinkers have said that Marx's explanation was not worked out in terms of its implication and how it might be eliminated. ठीक है, उन्होंने कहा कि इसकी जब इसको लागू करने की बात आएगी तो ये लागू नहीं किया जा सकता. द सोल्यूशन ऑफ कम्युनिस्ट गिवन बाय मार्क्स हैज़ नॉट अकर्ड, दैट डज नॉट सीम्स अ लाइकली प्रोस्पेक्ट इन अ नियर फ्यूचर. ठीक है, जो मार्क्स ने भाई समाधान दिया है साम्यवाद के लिए, वो इसकी संभावना ही नहीं है कि ये लागू किया जा सके या इस पे काम हो सकता है. चैलेंजिंग टाइम एंड अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर प्रोटेक्शन, भाई आप लेबर को प्रोटेक्ट कैसे कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है. ठीक है, डाइवर्सिटी एट प्ले, एज देयर इज अ ग्रेटर डाइवर्जन ऑफ लेबर, द इफेक्ट ऑफ लेबर आर फेस डिफरेंटली बाय डिफरेंट सेगमेंट एंड इज डिपेंडेंट ऑन द कंट्री दे लिव. ठीक है, सही बात है भाई. अगर आप अफ्रीका के मज़दूर को देखिए, अगर आप भारत के मज़दूर को देखिए, तो भारत के मज़दूरों की स्थिति अफ्रीका के मज़दूरों से बहुत ज़्यादा अच्छी है. तो किसी भी लेबर के ऊपर कितना अलगाववाद होगा, कैसे काम करेगा, ये वहाँ की जोग्राफिकल कंडीशंस भी निर्धारित करती हैं. फोकस ऑन क्लास नॉट ऑन सोशल रिलेशन, मार्क्सिज्म इज समटाइम्स क्रिटिसाइज फॉर इट्स एक्सक्लूसिव फोकस ऑन क्लास एंड डिसरिगार्ड अदर टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. मार्क्स क्या कहता है, वो सिर्फ क्लास पे, मतलब आप लोअर क्लास, आप मिडिल क्लास, अपर क्लास है, इसी पे ध्यान देता है. अब मिडिल क्लास में भी आप देखेंगे तो बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, ये उन डिस्क्रिमिनेशनों को पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर देते हैं. मार्क्स को ये लगता है कि जो अलगाववाद की जो जड़ें हैं वो सिर्फ अगर हम एक्सचेंज ऑफ लेबर एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है, मतलब निजी संपत्ति का आदान प्रदान कर देंगे श्रम के साथ, तो ये समस्या सुलझ जाएगी. मतलब सबको एक बराबर आप रख देंगे तो समस्या सुलझ जाएगी, जबकि ऐसा कभी नहीं होता. आप घर में, आप छोटा सा एग्जांपल देखिए, एक घर में 4 बच्चे होते हैं. जब एक छोटी सी जगह घर में 4 बच्चों एक तरीके से नहीं ट्रीट किए जा सकते, तो एक पूरे समाज में इसको लागू करना बहुत मुश्किल हो जाता है. ठीक, अब इसके सुझाव क्या हो सकते हैं. इट इज़ कॉमनली बिलीव दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ एलिनेशन हैज़ लॉस्ट फेवर इन सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट. ये मतलब मान लिया गया कि जो अलगाववाद की स्थिति है, इसको सोशली, सामाजिक और राजनीतिक तौर पे बिल्कुल नकरा दिया जाए. ठीक है, अदर हाउएवर स्टिल इंटरप्रेट इट, डिस्कस इट एंड क्रिटिसाइज इट फ्रॉम अ मॉडर्न पर्सपेक्टिव. जबकि अन्य लोग इसको अभी भी व्याख्या करते हैं, इसको अलग अलग दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करते हैं. देखिए, कार्ल मार्क्स जिस पीरियड में थे, उन्होंने उस वक्त होने वाले अत्याचारों के हिसाब से जो चीज़ें देखी, समझी और फील करी, उसके हिसाब से उन्होंने अपनी थ्योरी दी. लेकिन समय के साथ हर चीज़ में परिवर्तन आया, तो इस थ्योरी में भी परिवर्तन आना चाहिए. ये था आपका आज का टॉपिक. आई होप आई एम वेरी क्लियर. आप लोगों को समझ में आएगा. जो भी चीज़ नहीं समझ में आई होगी आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं जवाब ज़रूर दूँगी. और इस टॉपिक का सिंपल सा मतलब, एलिनेशन का मतलब क्या होता है कि हम ये एक साम्यवादी थॉट है, कम्युनिस्ट थॉट है. ठीक है, कि हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को सभी को इस तरीके से रखना है कि किसी को भी अलगाववाद की स्थिति की मौजूदगी का एहसास ना हो. ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है स्नेक बाइट्स इन इंडिया. अभी रिसेंटली जो केरला के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, उन्होंने कहा है कि अगर हम मृत्यु दर देखें जो जंगली हाथी की वजह से हो रही है और सांप काटने की वजह से हो रही है, तो सांप काटने की वजह से लगभग दुगनी तेज़ी से लोगों की मृत्यु हो रही है. ICMR ने एनालाइज़ किया है कि 2000 से लेकर के 2019 के बीच में लगभग 12 लाख लोगों की मृत्यु सांप के काटने से हो गई थी. ठीक है, लगभग 60,000 मृत्यु हर साल होती है सांप के काटने से. ठीक है, पूरे विश्व में 50% से ज़्यादा जो इतनी भी मृत्यु हो रही है वो भारत की वजह से हो रही है. भारत मतलब मान लीजिए पूरे विश्व में अगर 100 लोग मर रहे हैं तो 50 लोग भारत में ही सांप काटने से मर रहे हैं. WHO ने डेजिग्नेट किया है कि जो सांप का जहर निकाला जाता है ना, ठीक है, तो उसको भी आप भाई एक ट्रॉपिकल डिजीज़ के तौर पे, अभी हम लोगों ने 2-3 दिन पहले बताया था, निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ के तौर पर ही इसको लिया जाए. स्नेक बाइट इवॉर्मिंग इज़ अ पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ कॉज बाय टॉक्सिक्स इन अ बाइट ऑफ अ विनोमस स्नेक. ठीक है भाई, जब कोई जहरीला सांप काटता है तो इसको भी एक तरीके से हम लोगों को निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ में लेना चाहिए कि हम इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं. एनवायरनमेंट कैन also be caused by having venom sprayed into the eye by certain species of snake that have the ability to spit venom on a defense measure. ठीक, कुछ होते हैं ना ऐसे सांप जो देख कर ही अपना जहर निकाल देते हैं, तो उसी की बात की जाए. स्नेक विनोम कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम और
proteinaceous substance present in a varying amount of according to the species of snake which attack the blood, nervous system और other tissue। ठीक है, इसमें क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं और ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो आपके ब्लड को, नर्वस सिस्टम को पूरी तरीके से हैक कर लेते हैं। अब इम्पैक्ट क्या है? While certain vimons directly cause harmful consequences, not all of them are fatal to human। सभी जो सांप काटने वाले सांप हैं वो सभी लोग ऐसे घातक नहीं है इंसानों के लिए। सम आर फेटल थ्रू आउट द बॉडी सच एज रेटल स्नेक विनोम। ठीक है, वाइल अदर आर मोस्टली हार्मफुल टू द टिश्यू अराउंड द बाइट साइट बट मे रिजल्ट इन गैंग्रीनी। ठीक है, मतलब कुछ तो ऐसे हैं कि अगर भाई वो आपके बगल से भी गुजर क्या गए, मतलब उन्होंने आपके शरीर में कहीं भी काट लिया तो आपको जहर फैला देंगे और तुरंत ही आप मर जाएंगे। वो डायरेक्ट आपकी पूरी नर्वस सिस्टम पे, टिश्यू पे काम करते हैं। और कुछ ऐसे जो कि आपकी पर्टिकुलर जगह पे ही काम करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने काटा, आप देखते हैं कई बार जहर सांप ने काटा तो इंसान बच भी जाता है। तो हर सांप काटने वाला मरता नहीं है। ड्यू टू socio-economic background of the victim, there is a neglect and lack of attention given to snake bite in India as a public health issue। ठीक है, क्योंकि भारत में और बहुत बड़ी बड़ी जटिल समस्याएं हैं, तो इस समस्या को हम बहुत बड़ा मानते ही नहीं। ये मान के चलते कि बस आपके पास ही मत जाओ, काटेगा नहीं, जबकि ये भी एक तरीके की बीमारी ही है। इट इज़ व्यूड एज अ डिजीज़ ऑफ अ अंडर प्रिविलेज और अ रूरल इशू। ठीक है, इसको ऐसी जगहों में जो गांव का क्षेत्र है या फिर जो बहुत विकसित क्षेत्र है उनका माना गया। टिपिकली वुमेन, चिल्ड्रन एंड मेंबर ऑफ मार्जिनल पॉपुलेशन कम फ्रॉम द रूरल एरिया आर बिटन बाय स्नेक। ठीक है, ऐसे लोग जो गांव से आ रहे हैं, झारखंड के जंगलों से आ रहे हैं, बिहार में कहीं से आ रहे हैं या जंगल के आसपास के एरिया से, उन्हीं लोगों को अधिकतर सांप काटने की बीमारी होती है, तो इसको ध्यान में लिया ही नहीं जा रहा है। रसल वाइपर, सॉ स्केल्ड वाइपर, स्पेक्टिकल कोबर, common crate are the four snake species that according to popular idea inflict the most human bite in South Asia। साउथ एशिया में ये 4 स्नेक सबसे ज़्यादा लोगों को काट रहे हैं। लगभग 90% तक जितने भी केसेस आ रहे हैं वो इन्हीं की वजह से आ रहे हैं। अब क्योर क्या है स्नेक बाइटिंग का? द मेजॉरिटी ऑफ द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द स्नेक बाइट इन्वॉल्विंग कैन बी अवॉइडेड और रिवर्स विद द यूज़ ऑफ स्नेक एंटी वीमन। भाई जितने भी मैक्सिमम है उनको तो हम एंटी वीमन से ख़त्म कर सकते हैं, मतलब एंटीडोट लेकर उन्हें ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, दे आर ऑन द लिस्ट ऑफ WHO एसेंशियल मेडिकेशंस, और वो किस में, WHO की लिस्ट में भी उनको दे रखा है। एंटी वीमन क्या होता है? एंटी वीमन आर प्यूरिफाइड एंटीबॉडी अगेंस्ट वीमन और वीमन कंपोनेंट। भाई देखिए, एंटीडॉट, किसी भी चीज़ का एंटीडॉट क्या होता है भाई, और एंटी वीमन क्या है? जहर है, जहर का उल्टा एंटी जहर है ना। तो ये एंटी वीमन क्या है कि जो सांप, प्रमुख 4 प्रजाति के जो सांप है, इनके जहर से ही हम लोगों ने एंटीडोट बना लिए, ताकि अगर वो काटे और हम दवाई लगाएं तो उसका असर बेअसर हो जाए। एंटी वीमन का प्रोसेस क्या है? टू मेक लाइफ सेविंग एंटी वीमन, साइंटिस्ट एनलिस्ट द हेल्प ऑफ हॉर्स दैट लिव ऑन स्पेशलाइज्ड रेंचेस। ठीक है, किसकी मदद लेते हैं? घोड़ों की मदद लेते हैं। द साइंटिस्ट इंजेक्ट द एनिमल विद अ टाइनी harmless dose of venom which cause their immune system to produce antibody protein that attack the disable the venom toxins। भाई देखिए, एंटीबॉडी, एंटीडोट कैसे बनाया जाता है? अगर मैं पुराने ज़माने की बात करूँ तो राजा महाराजाओं को थोड़ा थोड़ा जहर रोज़ दिया जाता था, ताकि वो इतनी कम मात्रा में दिया जाता था कि उनके ऊपर नुकसान भी ना करे। और आपकी बॉडी के सिस्टम ऐसा है कि बाहर से कोई भी चीज़ ऐसी जाएगी जो आपको हल्का फुल्का नुकसान कर सकती है, तो आपकी बॉडी तुरंत उसके प्रति एंटीबॉडी बना देगी। ठीक है, इसी को साधारण भाषा में समझते हैं। जब आपको पता है कि कोई सामने वाला व्यक्ति आ रहा है, वो आपको धक्का दे सकता है, ठीक है, तो आप पहले से ही स्ट्रांगली खड़े हो सकते हो, उसको खुद धक्का दे सकते हो। तो सेम चीज़ हमारे बॉडी सिस्टम का होता है कि जब हमको पता होता है कि हमारी बॉडी को पता होता है ये हमारे लिए नुकसानदायक है, वो कम मात्रा में आता है ताकि हमारी बॉडी उसको टैकल कर सके, तो खुद ही एंटीबॉडी बना देती है। तो हम लोग सांप की जहर को घोड़े के शरीर में डालते हैं, वो एंटीबॉडी डेवलप करता है और उसी से हम लोग एंटीडोट बनाते हैं। ठीक है, अब चैलेंजेस क्या है भाई? अवेयरनेस सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। नॉलेज ही नहीं है लोगों को कि अगर भाई काट लिया तो उसका प्रिवेंशन क्या होगा, फर्स्ट एड क्या होगा। ठीक है, मेडिकल केयर ही नहीं है वहाँ पे, हेल्थ केयर वर्कर्स को भी नहीं पता कि किस तरीके से काम किया जाएगा। लाइफ सेविंग जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो भी देरी से यूज़ किए जाते हैं। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेन मेडिकल ऑफिसर, को मेडिकल ऑफिसर ट्रेन ही नहीं है। ठीक, अब सुपरस्टिशन अबाउट स्नेक बाइट। जनरल पब्लिक हैज़ इनकरेक्ट आइडियाज़ अबाउट हाउ टू रिकॉग्नाइज डेंजरस स्नेक एंड स्नेक बाइट्स। बिलीव in a snake god or a power of magnet or tamarind seed to lessen the effect of वीमन। अब भाई भारत तो ऐसा ना कि हम तो हवा पानी हर चीज़ में ईश्वर को मानते हैं, तो हर चीज़ की पूजा होती है। तो भाई कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि भाई सांप को शंकर जी का ही प्रतीक मान लिया जाता है। ठीक है, तो हम लोग को पता ही नहीं कि इसकी एंटीडोट कैसे इस्तेमाल करनी है। ठीक है, हम लोग इमली के बीज से, मैग्नेट से इसके इफेक्ट को कम करने की कोशिश करते हैं, जो कि विफल हो जाते हैं। ठीक है, अब आवश्यकता किस चीज़ की है?
द नेसेसरी शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग ऑफ मेडिकल ग्रेजुएट्स, ठीक है। अब आवश्यकता किस चीज़ की है कि भैया एक हम शॉर्ट टर्म कह सकते हैं ट्रेनिंग दी जाए मेडिकल ग्रेजुएट्स को, ठीक है। इंटर्नशिप उनको दी जाए ताकि वो स्टेट हेल्थ सर्विसेज में ज्वाइन कर सकें और उसमें हेल्प कर सकें स्नेक बाइट की चीज़ों के लिए। इंक्लूजन किया जाए स्नेक बाइट मैनेजमेंट के लिए करिकुलम में, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किए जाएँ स्टेट पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट विल इनकॉर्पोरेट स्नेक बाइट प्रिवेंशन अ नेशन वाइड प्रोग्राम, एक हमें अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना होगा इसके लिए, ठीक है। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा, कम्युनिटी एजुकेशन डेवलप करनी होगी, ठीक है। एंटी स्नेक वीमेन द फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट इज़ नाउ रेडिली अवेलेबल इन एवरी विलेज हेल्थ केयर सिस्टम इन रूरल। अभी जो रूरल हेल्थ केयर सिस्टम है वहाँ पे जो स्टार्टिंग फेज़ होता है, फर्स्ट स्टेज ट्रीटमेंट होता है, उसको स्टार्ट कर दिया जाए। बाय 2030 WHO प्लान एम्स टू रिड्यूस डेथ एंड डिसेबिलिटी फ्रॉम स्नेक बाइट बाय हाफ। 2030 तक, अभी तक अगर 100 लोग मरते हैं तो 2030 तक हमें इस चीज़ को घटा के 50 तक लेकर आनी है, ठीक है। प्रेसिडेंट एड्रेस या राष्ट्रपति का अभिभाषण। हाल ही में 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने एड्रेस किया था जॉइंट सेशन पार्लियामेंट का फर्स्ट टाइम, ठीक है। मेजर हाईलाइट किए थे, इन्होंने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी जी की सराहना करती हूँ कि जिस तरीके से ईमानदारी से, ऑनेस्टी के साथ, बिना डरे अपने डिसीजन को ये लाते हैं और बड़े से बड़े सपने को पूरा करने में सक्षम है। मैं इनकी सराहना करती हूँ। 2047 तक हमें एक ऐसी देश बनाना है जहाँ पे सेलिब्रेट हो सके, हम अपनी विरासत को भी सेलिब्रेट कर सकें और हम अपनी मॉडर्निटी को भी सेलिब्रेट कर सकें। अब ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है कि प्रेसिडेंट का एड्रेस क्या होता है, कैसे होता है, किस आर्टिकल के तहत इसको दिया गया, हिस्ट्री क्या है। द कस्टम ऑफ अ किंग एड्रेसिंग पार्लियामेंट इन द यूनाइटेड किंगडम डेट्स बैक 16th सेंचुरी, ठीक है। जो पार्लियामेंट में आपका प्रेसिडेंट एड्रेस करता है वो 16वीं शताब्दी से है। 1790 में जो जॉर्ज वॉशिंगटन थे प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स के, उन्होंने अपनी पहली स्पीच दी थी कांग्रेस के लिए। भारत में इवोल्यूशन कैसे हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है, जिसे आप मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं, ठीक है, उसी के तहत ये प्रैक्टिस इंडिया में शुरू हुई। देयर वाज नो स्पीच टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिटवीन 1947 टू 1950। 1947 से 50 के बीच में तो कोई स्पीच नहीं हुई, लेकिन 31 जनवरी 1950 में राजेंद्र प्रसाद जी ने पहली स्पीच लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बुलाते हुए दी थी, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन गिव पावर टू द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर टू एड्रेस अ सिटिंग ऑफ अ जॉइंट लेजिस्लेचर। अगर प्रेसिडेंट है तो लोकसभा राज्यसभा का, और अगर गवर्नर है तो वो विधानसभा का, विधान परिषद का जॉइंट वेंचर बुला सकता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 87 में स्पेसिफाई किया गया है कि प्रेसिडेंट दोनों हाउस को अलग अलग भी बुला सकता है और एक साथ भी एड्रेस कर सकता है। व्हेन द न्यूली इलेक्टेड लोअर हाउस कन्वेज फॉर द फर्स्ट टाइम फॉलोइंग अ जनरल इलेक्शन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस बोथ राज्यसभा एंड लोकसभा, ठीक है। उन्होंने दोनों को बुलाया। एट द स्टार्ट ऑफ ईच ईयर फर्स्ट सेशन द प्रेसिडेंट आल्सो एड्रेस द बोथ हाउसेज। हर साल के नए पहले सेशन में जो प्रेसिडेंट है वो दोनों हाउसेज को बुला के एड्रेस करता है। प्रोसीजर क्या है, दिस इज नो सेट फॉर्मेट ऑफ फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ गवर्नेंस स्पीच, कोई फॉर्मेट तो है नहीं। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट द प्रेसिडेंट शैल इन्फॉर्म पार्लियामेंट ऑफ कॉज ऑफ द समन, ठीक है, मतलब जो भी समन है उसके कारण बताएगा, बस इतना उसमें लिखा हुआ है, कोई सेट ऑफ फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ है। प्रेसिडेंट स्पीच एसेंशियल हाईलाइट्स द गवर्नमेंट पॉलिसीज, प्रायोरिटीज एंड प्लान ऑफ द अपकमिंग ईयर। प्रेसिडेंट की स्पीच में क्या होता है कि भाई सरकार क्या करेगी, क्या उसकी पॉलिसीज है और क्या उसके प्लान्स हैं। द एड्रेस द प्रोविंस अ ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट एजेंडा एंड डायरेक्शन, मतलब सिंपली जो प्रेसिडेंट होते हैं वो बताते हैं कि ये सरकार आगे और क्या क्या काम करने वाली है और क्या क्या काम कर सकती है। आफ्टर द प्रेसिडेंट एड्रेस द टू हाउस मूव अ मोशन टू अ थैंक टू द प्रेसिडेंट ऑफ हर स्पीच, ठीक है। मोशन ऑफ थैंक्स, धन्यवाद दिया जाता है कि उन्होंने उनके तरफ से ये सारी बातें रखी। Deviation from the text to speech. The president and governor cannot refuse to perform the constitutional duty of delivering and addressing the legislature. जो गवर्नमेंट है या प्रेसिडेंट है या गवर्नर है, ये मना नहीं कर सकते कि हम स्पीच नहीं देंगे। हालांकि राष्ट्रपति मना तो कर सकता है, लेकिन अभी तक उसने ऐसा मना नहीं किया है। कई बार ऐसा हुआ तो जब गवर्नर ने स्किप कर दिया और लेकिन राष्ट्रपति ने आज तक नहीं किया। तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि ने ऐसे चेंजेस किए थे, उन्होंने जो स्पीच बनाई थी उन्होंने उसको स्पीच को बोला ही नहीं। अब इम्पॉर्टेंस क्या है, वन ऑफ द मोस्ट सॉम्बर इवेंट ऑफ द पार्लियामेंट कैलेंडर इज प्रेसिडेंट एड्रेस, ठीक है। जो राष्ट्रपति का भाषण होता है, अभिभाषण होता है, ये सबसे ज़्यादा
ये बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं कि फॉर्मल होती है, डिग्निफाइड होती है, ठीक है। इधर इन्होंने शायद निराशाजनक लिखा है, जो कि गलत है। सोमबर नहीं होना चाहिए, सोलमन होना चाहिए, ठीक है। इट इज़ द ओनली ओकेजन ऑफ ऑल द पार्लियामेंट मीट्स एट वंस इन अ ईयर। ये इकलौता ऐसा इवेंट होता है जब पूरे साल में दोनों पार्लियामेंट एक साथ मिलती हैं। द प्रेसिडेंट एड्रेस इज यूज्ड बाय द गवर्नमेंट एज अ फोरम टू अनाउंस न्यू लॉज एंड पॉलिसी। और जो प्रेसिडेंट का एड्रेस होता है, ये नए पॉलिसीज़ के अनाउंसमेंट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। ये थी आज के माई न्यूज़। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट न्यूज़ है प्रिविलेज मोशन, विशेषाधिकार प्रस्ताव। ये सारे आपके पॉलिटी के टॉपिक हैं, तो इनको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अभी न्यूज़ में क्यों आया था, बीजेपी के जो एमएलए हैं उन्होंने ब्रीच किया, मतलब उल्लंघन किया किसका, प्रिविलेज मोशन का, ठीक है। अब प्रिविलेज मोशन क्या होता है, इन ऑर्डर टू एफिशिएंटली परफॉर्म देयर ड्यूटी एंड फंक्शन ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर ग्रांटेड राइट्स एंड प्रिविलेज बोथ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिवली। भाई ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सके, इसलिए उनको कुछ अधिकार दिए जाते हैं, कलेक्टिवली मतलब संयुक्त रूप से भी, इंडिविजुअली। इन एनी केस इन विच द प्रिविलेज एंड राइट आर वायलेटेड बाय लोकसभा एंड राज्यसभा मेंबर, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफेंस दैट इज पनिशेबल बाय लॉ, ठीक है। अगर किसी भी स्थिति में अगर ये लोग अपनी प्रिविलेज को अपने को दी गई सुविधाओं का उल्लंघन करते हैं या गलत उपयोग करते हैं, तो इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई या दंडित कार्रवाई की जा सकती है। एनी मेंबर फ्रॉम आइदर हाउस में सबमिट अ मोशन टू मूव अ नोटिस अगेंस्ट द पर्सन दे बिलीव टू बी वायलेशन ऑफ प्रिविलेज। कोई भी व्यक्ति वायलेशन ऑफ प्रिविलेज का सम्मन नोटिस दे सकता है, ठीक। अब ये प्रिविलेज दिया कहाँ गया, अगर हम रूल बुक की बात करें, लोकसभा रूल बुक की बात करें, तो उसके चैप्टर 20 के रूल नंबर 22 में बता रखा है। और राज्यसभा की बात करें तो उसके चैप्टर 16 के 187 में इन प्रिविलेज के बारे में बता रखा है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि कोई भी व्यक्ति हाल ही में हुए हुए किसी भी घटना के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर ये ब्रीच कर सकता है, मतलब ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का जो समन है वो ला सकता है, ठीक। अब इसमें स्पीकर का या राज्यसभा के जो चेयरपर्सन होते हैं, आप लोगों के लिए मेरा क्वेश्चन है कि राज्यसभा का प्रिजाइड कौन करता है, मतलब राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है और उसको किस नाम से डेजिग्नेट किया जाता है। द स्पीकर एंड राज्यसभा चेयरपर्सन इज द फर्स्ट लेवल ऑफ स्क्रूटनी ऑफ प्रिविलेज मोशन। सबसे पहले ये जांच करता है कि ये प्रिविलेज मोशन का जो लाया गया इसमें ये सही है या गलत है। द स्पीकर और चेयरपर्सन कैन डिसाइड प्रिविलेज मोशन हिमसेल्फ और सेल्फ रेफर टू प्रिविलेज कमेटी ऑफ पार्लियामेंट। ये सिर्फ अध्यक्ष का अधिकार है कि वो इसको निर्णय ले कि प्रिविलेज मोशन के तहत आएगा या नहीं आएगा। इफ स्पीकर और चेयरपर्सन कंसेंट अंडर रूल 222 द मेंबर कंसेंट इज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू मेक अ शॉर्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो जिसके खिलाफ लाया गया उसको ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि भैया आप अपने लिए कुछ इसमें से बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था आपका प्रिविलेज मोशन का। आई होप आपको सभी टॉपिक्स क्लियर हो गए हों। अगर आपको इनकी पीडीएफ्स चाहिए तो आप इनकी पीडीएफ के लिए मेरी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इनकी डेली पीडीएफ्स मिल जाएगी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हैं आप उन्हें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।